CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की ध्वनि पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। पृष्ठ 85 अध्याय 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा, सिंधु अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वास्तव में कई मायनों में एक अनूठी सभ्यता थी। इसने दिखाया कि कैसे एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता है, जहां धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है। संक्षेप में, हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं, बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। लेखक B.B. लाल। महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. सभ्यता क्या है? 2. भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? 3. उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी? इस पृष्ठ के निचले भाग में धौलावीरा किला क्षेत्र का उत्तरी प्रवेश द्वार दर्शाया गया है, जहां पर कुछ स्थानीय महिलाएं बैठी हैं। पृष्ठ 86 सभ्यता क्या है? अध्याय 4 के अंत में हमने देखा कि कैसे मनुष्य का पहला समूह एक स्थान पर रहने लगा, कृषि करने लगा, कैसे उसने कुछ तकनीकों जैसे भवन निर्माण, धातु विज्ञान, यातायात साधन का विकास किया और सभ्यता की ओर उन्मुख हुआ। धातु विज्ञान का अर्थ है धातु विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने, आपस में मिलाने की तकनीकों और साथ-साथ धातु और उसके गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। आखिर सभ्यता है क्या? सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ इस बात पर विचार करेंगे कि एक सभ्यता में कम से कम ये विशेषताएं होनी चाहिए। शासन और प्रशासन का कोई रूप, जटिल समाज और उसके अनेक कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु, नगरीकरण, नगर योजना, नगरों का विकास और उनका प्रबंधन, जिसमें सामान्यतः जल प्रबंधन और जल निकास व्यवस्था आती है। विभिन्न प्रकार के शिल्प, कच्चे माल जैसे पत्थर और धातु का प्रबंधन और तैयार माल जैसे आभूषण और उपकरण का उत्पादन। व्यापार, सभी प्रकार की वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए आंतरिक एक नगर अथवा एक क्षेत्र के अंदर और बाहरी दूरस्थ अथवा विश्व के अन्य भागों के साथ व्यापार। लेखन का कोई रूप, अभिलेखों को रखने और संवाद बनाने के लिए आवश्यक। जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार, कला, स्थापत्य, साहित्य, श्रुति परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से जीवन और विश्व की अभिव्यक्ति। कृषि उत्पादकता, जो गांव ही नहीं बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके। आइए विचार करें। यहाँ बताई गई विशेषताओं में से आप किसे मूलभूत विशेषता मानते हैं, अर्थात ऐसी विशेषता जो अन्य सभी के विकास के लिए अनिवार्य है। पृष्ठ 87 आइए पता लगाएं। ऊपर दी गई सूची में प्रत्येक विशेषता के लिए क्या आप उस समय के समाज में विद्यमान व्यवसाय और रोजगार की सूची तैयार कर सकते हैं? आज विश्व के अधिकांश समाजों में इन सभी विशेषताओं को आसानी से देखा जा सकता है। जिस तरह हमने सभ्यता को परिभाषित किया है, उस अर्थ में सभ्यता का आरंभ कब हुआ? विश्व के विभिन्न भागों में अलग-अलग समय पर सभ्यताओं का आरंभ हुआ। जिस क्षेत्र को मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक और सीरिया के नाम से जाना जाता है, वहां लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ और इसके कुछ शताब्दियों के बाद प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ। आप इन सभ्यताओं और अन्य सभ्यताओं के बारे में आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। सही अर्थों में
उन प्राचीन सभ्यताओं के बहुत बड़े योगदान और प्रगति के कारण ही मानवता आज वर्तमान स्थिति में पहुंच सकी है। अभी हम केवल भारतीय उपमहाद्वीप और उसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे, जहां से हमारी कहानी आरंभ होती है। इस पृष्ठ में निचले भाग में 2600 से 1900 सामान्य संवत पूर्व तक सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय दर्शाती समय रेखा दी गई है। इसमें बताया गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ 4000 सामान्य संवत पूर्व के लगभग हुआ था। फिर आई मिस्र की सभ्यता, जिसका आरंभ 3000 सामान्य संवत पूर्व में हुआ था। उसके बाद आई सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसका आरंभ हुआ 3000 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 2000 सामान्य संवत पूर्व तक। पृष्ठ 88। गांव से नगर। पंजाब आज भारत और पाकिस्तान में विभाजित और सिंध, जो अब पाकिस्तान में है, उसके विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सिंचित करती हैं। सहायक नदी वो नदी होती है जो किसी बड़ी नदी या झील में मिलती है। उदाहरणार्थ, यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी ने इन मैदानों को उपजाऊ और कृषि के अनुकूल बनाया। इन मैदानों की पूर्व दिशा में कुछ सहस्त्राब्दियों पहले एक अन्य नदी सरस्वती हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात चित्र 6.3 इन कुछ क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती थी। 3500 सामान्य संवत पूर्व से इस पूरे क्षेत्र में गांव नगरों में परिवर्तित हो गए और लगभग 2600 सामान्य संवत पूर्व में बढ़ते व्यापार और अन्य विनिमयों के कारण नगर महानगरों में परिवर्तित हो गए। इस सभ्यता को पुरातत्ववेत्ताओं ने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता जैसे नाम दिए। हम इन सभी नामों का प्रयोग करेंगे। इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहते थे। ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस विकास प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर दाईं तरफ एक चित्र है, जिसमें सिंधु नदी को अन्य नदियों को सिंचित करता हुआ प्रदर्शित किया गया है। ध्यान रखें, वर्तमान में इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी क्यों कहते हैं? इसका सीधा सा उत्तर है कि लगभग एक शताब्दी पहले 1920-21 में हड़प्पा, जो आज के पाकिस्तान का पंजाब है, वो इस सभ्यता से संबंधित पहला उत्खनित नगर था। पृष्ठ 89। इस पृष्ठ पर सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुछ प्रमुख बस्तियों का मानचित्र दिया गया है। पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा बनी प्राकृतिक सीमाएं भूरे रंग में दी गई हैं। आइए पता लगाएं। इस सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों को मानचित्र 6.3 में दर्शाया गया है। क्या आप कक्षा में गतिविधि के माध्यम से इन दर्शाए गए नगरों का अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दिए गए आधुनिक राज्यों अथवा प्रदेशों के साथ मिलान कर सकते हैं? पृष्ठ 90। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर जो तालिका दी गई है, उसमें 2 सूचियां हैं। बाईं सूची का शीर्षक है हड़प्पाई नगर या हड़प्पा के नगर और दाईं सूची का शीर्षक है आधुनिक राज्य या प्रदेश, यानी उनका बदला हुआ नया नाम। धौलावीरा पंजाब, हड़प्पा गुजरात, कालीबंगा सिंध, मोहनजो दड़ो हरियाणा, राखीगढ़ी राजस्थान। सरस्वती नदी मानचित्र पृष्ठ 89 पर चित्र 6.3 में
सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इन नदियों के किनारे विकसित हुए। सरस्वती नदी, जिसे आज भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा, अतः इसे घग्गर हाकरा भी कहा जाता है, उसके नाम से जाना जाता है। उसके किनारे भी अनेक पुरास्थल मिले हैं। आज ये एक मौसमी नदी है जो मात्र वर्षा ऋतु के दौरान बहती है। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। इसके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली एक नदी, दोनों रूपों में पूजा गया है। बाद के ग्रंथों में इस नदी के सूखने और अंततः लुप्त हो जाने का वर्णन मिलता है। नगर योजना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो अब पाकिस्तान में हैं, इस सभ्यता के सबसे पहले 2 नगर हैं जिनकी खोज लगभग 1 शताब्दी पूर्व 1924 में की गई। सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरास्थल मिले हैं, जिसके कारण इस सभ्यता को आरंभ में सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। बाद में अन्य प्रमुख नगर जैसे धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, गवेरीवाला पाकिस्तान के चोलिस्तान मरुस्थल में और सैकड़ों छोटे स्थलों जैसे गुजरात में लोथल की खोज की गई एवं कुछ की खुदाई भी की गई। इस प्रकार की खोजें आज भी जारी हैं। ये रोचक है कि सरस्वती नदी की द्रोणी बेसिन में न केवल 2 महानगर राखीगढ़ी और गवेरीवाला आते हैं, बल्कि छोटे-छोटे अनेक नगर हरियाणा में फरमाना, राजस्थान में कालीबंगा और कुछ अन्य नगर, हरियाणा के 2 नगर भिर्राना और बनावली भी आते हैं। निसंदेह मानचित्र में पृष्ठ 89 पर चित्र 6.3 में दिए गए क्षेत्र में पुरास्थलों की सघनता स्पष्ट दिखती है। पृष्ठ 91। आइए विचार करें। आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा और आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि हमने इसका प्रयोग नहीं किया है। मानचित्र पर दृष्टि डालें, पृष्ठ 89 पर चित्र 6.3, तो हम पाएंगे कि घाटी शब्द का अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि ये सभ्यता सिंधु क्षेत्र से बहुत आगे तक फैली हुई थी। अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए थे। उन नगरों में चौड़ी सड़कें थीं। पृष्ठ 92 पर चित्र 6.4 और 6.5, जो सामान्यतः चारों दिशाओं की ओर उन्मुख होती थी, अधिकांश नगरों के चारों ओर किलेबंदी की गई मिलती है और नगर के 2 विशिष्ट भाग मिलते हैं। ऊपरी नगर, जहाँ संभवतः अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, और निचला नगर, जहाँ साधारण लोग रहते थे। किलेबंदी का अर्थ होता है आम तौर पर सुरक्षात्मक उद्देश्यों से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई एक विशाल दीवार। अभिजात वर्ग, यहाँ ये शब्द समाज के उच्च स्तर जैसे शासक, अधिकारी, प्रशासक और प्रायः पुरोहित या पुजारी को संदर्भित करता है। कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। उदाहरणार्थ, गोदाम, जहाँ परिवहन किए जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था। सड़कों और गलियों में विभिन्न आकारों के निजी घर मिलते हैं। रोचक बात यह है कि बड़े और छोटे घरों के निर्माण की गुणवत्ता एक समान मिलती है। सामान्यतः उन भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। कुछ संरचनाओं के निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय हो सकता है। मोहनजोदड़ो, पृष्ठ 93 पर चित्र 6.6 का प्रसिद्ध महास्नानागार एक छोटा और विस्तृत स्नानागार है, जिसका आकार 12x7 मीटर है। सबसे ऊपर जमाई गई ईंटों पर जल रोधक सामग्री जैसे डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमन की परत चढ़ाई गई है।
स्नानागार के चारों ओर छोटे छोटे कमरे मिलते हैं। उनमें से एक कमरे के अंदर कुआं मिला है। समय समय पर स्नानागार के पानी को खाली करने के लिए कोने में एक नाली भी है। इस स्नानागार को स्वच्छ पानी से समय समय पर भरा जाता था। पृष्ठ 92। इस पृष्ठ पर दो चित्र हैं। ऊपर वाले चित्र 6.4 में कालीबंगा राजस्थान के निचले नगर में एक चौड़ी सड़क दर्शाई गई है, और दाएं में जो चित्र है 6.5, उसमें धौलावीरा के मध्य नगर के आवासीय क्षेत्र की लंबवत गलियां या सड़कें दर्शाई गई हैं। धौलावीरा में 3 अलग-अलग क्षेत्र थे, न कि अन्य नगरों की तरह 2 क्षेत्र। इस नगर में अधिकांश भवनों की नींव पत्थरों से बनाई गई थी। पृष्ठ 93। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में मोहनजोदड़ो का महास्नानागार का चित्र है। इसके निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा? पुरातत्ववेत्ताओं ने अनेक संभावित व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार, केवल राजसी परिवार के लिए स्नानागार, धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग होने वाला स्नानागार। हालांकि पहली व्याख्या अब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये पाया गया है कि इस नगर के अधिकांश घरों में स्नानागार बने हुए थे। आइए पता लगाएं। अंतिम 2 व्याख्याओं के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या आप कोई अन्य व्याख्या सोच सकते हैं? ध्यान दीजिए कि इस विषय में हमारे पास इतिहास के अन्य स्रोत नहीं हैं, जैसे ना कोई शिलालेख, ना कोई ग्रंथ और ना ही किसी यात्री का विवरण। पृष्ठ 94। जल प्रबंधन। हड़प्पावासी जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग स्नानागार हुआ करते थे। ये नगर जल निकास प्रणाली चित्र 6.7 से जुड़े हुए थे, जो साधारणतः सड़कों के नीचे होती थीं, जिनमें अपशिष्ट जल बहता था। इस पृष्ठ के निचले भाग में लोथल, गुजरात में जल निकास प्रणाली का एक चित्र है। पृष्ठ 95। मोहनजोदड़ो में लोग ईंटों से बनाए कुओं से पानी निकाला करते थे, किंतु अन्य क्षेत्रों में तालाब, पास के झरनों अथवा मानव निर्मित जलाशयों से पानी लेते होंगे। धौलावीरा में गुजरात में कच्छ के रन में 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। जलाशय विशाल प्राकृतिक या कृत्रिम स्थान जहां जल का भंडारण किया जाता है। आइए पता लगाएं। कक्षा की एक गतिविधि के रूप में किसी फीते, इंच टेप से अपनी कक्षा, विद्यालय के गलियारे या खेल के मैदान की लंबाई मापें। इस लंबाई की तुलना धौलावीरा के सबसे विशाल जलाशय की लंबाई से कीजिए। धौलावीरा में पत्थरों और यहाँ तक कि चट्टान को काटकर चित्र 6.8 कम से कम 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। इनमें से अधिकांश को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों से जोड़ा गया था। इस पृष्ठ के निचले भाग में धौलावीरा में चट्टान को काटकर बनाया गया 33 मीटर लंबा विशाल जलाशय का चित्र है। पृष्ठ 96। आइए विचार करें। जलाशयों के इस प्रकार के निर्माण के लिए आवश्यक श्रमिकों की बड़ी संख्या के बारे में सोचिए। आपके विचार से उनके कार्य को सुनियोजित करने के लिए निश्चित निर्देश किसने दिए होंगे? आपके विचार में उन्हें उनकी मजदूरी के लिए भुगतान कैसे किया गया होगा? संकेत: उस समय आज की तरह मुद्रा का प्रचलन नहीं था। चूंकि समय समय पर जलाशयों की सफाई करना आवश्यक था, इसलिए क्या उनके रखरखाव के लिए कोई स्थानीय प्राधिकारी थे? इस नगर के शासक और नगर प्रशासन के बारे में इससे हमें क्या संकेत मिलते हैं? कल्पना कीजिए और अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। पुरातत्ववेत्ता भी इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं और उनके उत्तर सदैव निर्णायक नहीं होते।
हड़प्पा वासी क्या खाते थे? हड़प्पा वासियों ने अपनी अनेक बस्तियां बड़ी और छोटी नदियों के किनारे बसाई थीं। ये सिर्फ जल स्रोतों तक आसानी से पहुंचने के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि की दृष्टि से भी एक औचित्यपूर्ण विकल्प रहा होगा, क्योंकि नदियां अपने आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। पुरातात्विक खोजें ये दर्शाती हैं कि हड़प्पा वासी दलहन और अनेक किस्म की सब्जियों के अतिरिक्त जौ, गेहूं, कुछ मोटे अनाज, बाजरा और कभी-कभी धान जैसे अनाज की खेती करते थे। यूरेशिया में कपास उगाने में भी वे सर्वप्रथम थे, जिसका उपयोग वे कपड़ा बुनने में किया करते थे। दलहन फसलों की श्रेणी जिसमें सेम, मटर के दाने और दालें सम्मिलित हैं। उन्होंने हल सहित खेती के कई उपकरण बनाए। चित्र 6.9, जिनमें से कुछ का उपयोग आधुनिक समय में भी किसानों द्वारा किया जाता है। इस पृष्ठ के निचले भाग में मिट्टी से निर्मित हल का लघु प्रतिरूप दिया गया है और ये चित्र हरियाणा में बनावली से प्राप्त हुआ है। पृष्ठ 97। ये गहन कृषि गतिविधि सैकड़ों छोटे ग्रामीण स्थलों अथवा गांवों द्वारा संचालित की जाती थी। अभी की तरह तब भी ग्रामीण क्षेत्रों से पर्याप्त कृषि उपज प्रतिदिन उपलब्ध होने पर ही नगर जीवित रह सकते थे। हड़प्पा वासियों ने मांस के सेवन के लिए अनेक पशुओं को पाला और मछलियों के लिए वे नदियों एवं समुद्रों पर निर्भर रहते थे। खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई पशुओं की हड्डियों और मत्स्य जीवाश्म से इसका पता चलता है। हड़प्पा वासियों के खाना पकाने के पात्रों में क्या होता था? मिट्टी के पात्रों की वैज्ञानिक जांच से कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जिसमें प्रत्याशित दुग्ध उत्पाद और अप्रत्याशित जैसे हल्दी, अदरक और केले दोनों प्रकार के अवशेष हैं। स्पष्ट है कि उनके भोजन में बहुत विविधता थी। आइए पता लगाएं। मान लीजिए कि आप हड़प्पा के एक घर में खाना पकाते हैं। आप यहाँ दी गई जानकारी के आधार पर कौन से व्यंजन बनाएंगे? सक्रिय व्यापार। हड़प्पावासी न केवल अपनी सभ्यता आसपास या बहुत दूर के अन्य नगरों में, बल्कि भारत के भीतर और बाहर की अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ भी सक्रिय रूप से व्यापार किया करते थे। उन्होंने आभूषणों, लकड़ी, दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं, पृष्ठ 98 पर चित्र 6.11, संभवतः सोने एवं कपास और कुछ खाद्य वस्तुओं का निर्यात किया। उनके सर्वाधिक प्रिय आभूषण कार्नेलियन के मोती, पृष्ठ 98 पर चित्र 6.10 थे, जो अधिकतर गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के अल्प मूल्यवान पत्थर होते थे। हड़प्पा के कारीगरों ने उनमें छेद करने की तकनीक भी विकसित की थी, ताकि धागे को डालकर उन्हें तरह तरह से सजाया जा सके। उन्होंने शंखों से बहुत सुंदर चूड़ियां भी बनाई। चूंकि शंख का खोल सख्त होता है, अतः उन चूड़ियों को बनाने के लिए परिष्कृत तकनीक की आवश्यकता भी होती होगी। ये स्पष्ट नहीं है कि हड़प्पा वासियों ने निर्यातित वस्तुओं के बदले में किस वस्तु का आयात किया। संभवतः ये तांबा हो सकता है, क्योंकि ये धातु सामान्यतः उनके पास बहुतायत में उपलब्ध नहीं थी। पृष्ठ 98। आइए पता लगाएं। हड़प्पावासी मुलायम धातु तांबे की कलाकारी में कुशल थे। तांबे में टिन मिलाने पर कांस्य धातु बन जाती है, जो तांबे की तुलना में कठोर होती है। हड़प्पावासियों ने उपकरण तथा बर्तन बनाने में कांसे का उपयोग किया। बाद में हम इसकी बनी कुछ छोटी प्रतिमाएं देखेंगे। इस पृष्ठ के मध्य में दो चित्र हैं। चित्र 6.10 में सूसा, जो वर्तमान ईरान में है, वहां पर खुदाई में प्राप्त कार्नेलियन मनके इस तरह के थे, और दूसरा चित्र 6.11, जो कि हड़प्पा के हाथी दांत का कंघा है। ये
ओमान के तट पर पाया गया और ये लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा है। उन्होंने इस तरह के व्यापार को संचालित करने के लिए स्थल मार्ग एवं नदियों तथा अधिक दूरवर्ती गंतव्यों के लिए समुद्री रास्तों का उपयोग किया। ये भारत की प्रथम गहन समुद्री गतिविधि थी। वास्तव में गुजरात और सिंध के तटवर्ती क्षेत्रों में कई हड़प्पाई बस्तियां स्थित हैं। गुजरात में स्थित एक लघु बस्ती लोथल में आश्चर्यजनक रूप से 217 मीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई का एक विशाल बेसिन पाया गया है। इसकी लंबाई फुटबॉल के 2 मैदानों से थोड़ी अधिक है। इस बेसिन में बंदरगाह जैसी संरचना अवश्य रही होगी, जिसका इस्तेमाल नावों के माध्यम से वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए किया जाता होगा। इस प्रकार के व्यापक स्तर के व्यापार में ये आवश्यक था कि व्यापारी अपने सामान को और एक दूसरे को पहचाने। अनेक बस्तियों की खुदाई में मिली हजारों की संख्या में छोटी मोहरों का मुख्य उद्देश्य यही रहा होगा। ये मोहरें एक मुलायम पत्थर स्टीएटाइट की बनी थी, जिन्हें गर्म कर कठोर बनाया जाता था। इनका माप केवल कुछ सेंटीमीटर है। सामान्यतः इनके ऊपर जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, किंतु इन पर लेखन प्रणाली के कुछ संकेत भी मिलते हैं। इस लेखन प्रणाली और पशुओं के चित्रों के प्रतीकों के अर्थ को अभी समझा जाना बाकी है, पर यह निश्चित है कि ये किसी प्रकार के व्यापार की गतिविधियों से संबंधित हैं। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में जो चित्र है, उसमें लोथल के एक विशाल बंदरगाह को दिखाया गया है। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में लोथल में विशाल बंदरगाह का एक चित्र है। इसी पृष्ठ के मध्य में 3 भिन्न-भिन्न चित्र हैं। बाएं से दाएं एक श्रृंगी पशु, बैल, सींग वाले बाघ को दर्शाती हुई हड़प्पा की कुछ मोहरों के चित्र हैं ये। आइए पता लगाएं। कुछ लेखन संकेतों के साथ हड़प्पा की इन 3 मोहरों को देखते हुए आपके मन में क्या विचार आता है? क्या आप इनकी कोई व्याख्या देना चाहेंगे? अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए। पृष्ठ 100। प्राचीन जीवन। पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित और उपयोग की गई अनेक वस्तुओं को हमारे सामने लेकर आए हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुएं। इस पृष्ठ पर 6 भिन्न-भिन्न चित्र हैं। सबसे ऊपर बाईं तरफ एक कांस्य दर्पण का चित्र है और दाईं तरफ एक पक्की मिट्टी टेराकोटा का पात्र है। ये दोनों वस्तुएं धौलावीरा से प्राप्त हुई हैं। पृष्ठ के मध्य भाग में बाईं तरफ भार तोलने के कुछ पत्थर हैं और दाईं तरफ एक कांस्य छेनी का चित्र है। ये भी धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर 25 सेंटीमीटर की लंबाई वाले एक पत्थर पर उकेरा गया खेल बोर्ड है, जो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, और दाईं ओर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी मिट्टी की सीटी, जो कि करनपुरा राजस्थान से प्राप्त हुई है, उसका चित्र है। हड़प्पा वासियों ने वयस्कों और बच्चों दोनों के मनोरंजन के लिए अनेक खेल तैयार किए। पृष्ठ 101। सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक वस्तुएं। इस पृष्ठ में भी 6 विभिन्न चित्र हैं। सबसे ऊपर बाईं ओर एक छोटी मूर्ति का चित्र है, जिसे प्रायः पुरोहित राजा कहा जाता है। यद्यपि ये मालूम नहीं है कि ये प्रतिमा किसकी है। उसकी दाईं ओर है स्वास्तिक दर्शाती हुई एक मुहर, और सबसे आखिरी में चित्र है शक्तिशाली पशुओं से घिरे ऊंचे स्थान पर बैठे त्रिमुखी देवता को दर्शाती मुहर का। इस पृष्ठ के निचले भाग में सबसे बाईं ओर मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की एक लघु कांस्य प्रतिमा का चित्र है, जो कि 10.8 सेंटीमीटर ऊंची है। उसकी दाईं ओर नमस्ते की मुद्रा में बैठी एक पक्की मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति है,
और सबसे आखिर में एक पात्र पर प्यासे कौवे की कहानी को दर्शाता चित्रण, जिसमें वो पात्र के निचले हिस्से से जल को पीने के लिए एक चतुर तरीका निकालता है। ये चित्र लोथल से प्राप्त हुआ है। पृष्ठ 102। आइए विचार करें। पृष्ठ 100 और 101 पर दर्शाई गई वस्तुओं या इस अध्याय में चित्रित अन्य वस्तुओं को देखते हुए क्या आप उन गतिविधियों और जीवन के पक्षों का पता लगा सकते हैं जो हड़प्पा वासियों के लिए महत्वपूर्ण थे? आइए पता लगाएं। लोथल के पात्र पर दर्शाई गई कहानी को पूरा कीजिए। आपके विचार से इस कहानी को 4000 से अधिक वर्षों से क्यों याद किया जाता रहा? नर्तकी की लघु प्रतिमा पर विचार कीजिए। इस लघु प्रतिमा की भाव भंगिमा से आप क्या समझते हैं? पूरी बाह को ढकने वाली उसकी उन चूड़ियों पर गौर कीजिए जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में अभी भी महिलाएं पहनती हैं। इस अध्याय में आपने और कहां पर इस तरह से चूड़ियां पहनने को चिन्हित किया है? इससे हमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? अंत अथवा नई शुरुआत। 1900 सामान्य संवत पूर्व के आसपास इस सिंधु सरस्वती सभ्यता की सभी उपलब्धियों के बावजूद उसका ह्रास हो गया। इसके नगर एक के बाद एक खाली होते गए। यदि कोई निवासी वहां रहे भी तो उन्होंने परिवर्तित वातावरण में ग्रामीण जीवन शैली को अपनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती सरकार या प्रशासन अब विद्यमान नहीं रहा। धीरे धीरे हड़प्पा वासी हजारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी बस्तियों के रूप में बिखर गए। आइए विचार करें। हड़प्पा वासी ग्रामीण बस्तियों में लौट गए क्योंकि किसी नगरीय जीवन शैली की तुलना में ग्रामीण जीवन शैली भोजन और जल तक सहज पहुंच प्रदान करती है। तब से लेकर अब तक नगर भोजन और कभी-कभी जल आपूर्ति के लिए गांवों पर निर्भर रहते हैं। इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? पुरातत्ववेताओं ने इसके अनेक कारण बताए हैं। बहुत समय पहले ये सोचा गया कि युद्ध या आक्रमण ने इन नगरों का विध्वंस किया होगा, लेकिन युद्ध या आक्रमण के कोई निशान नहीं मिलते। जहां तक प्रमाणों की बात है, हड़प्पा वासियों ने वास्तव में कभी भी कोई सेना या युद्ध के हथियार नहीं रखे या युद्ध के हथियार नहीं रखे। ये अपेक्षाकृत एक शांतिपूर्ण सभ्यता प्रतीत होती है। पृष्ठ 103। वर्तमान में 2 कारणों पर सहमति है। पहला, 2200 सामान्य संवत पूर्व से विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधी परिवर्तनों से वर्षा में कमी और शुष्कता की स्थिति उत्पन्न हुई। इसने कृषि कार्य को अधिक कठिन बनाया होगा और नगरों की ओर खाद्य आपूर्ति में कमी आई होगी। दूसरा, सरस्वती नदी का मध्य बेसिन सूख गया। वहां कालीबंगा और बनावली जैसे नगर अचानक छोड़ दिए गए। इसमें अन्य कारण भी रहे होंगे, लेकिन ये 2 कारण हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने कल्याण के लिए अपनी जलवायु और पर्यावरण पर कितने निर्भर हैं। यद्यपि नगर लुप्त हो गए, लेकिन हड़प्पा की संस्कृति एवं प्रौद्योगिकी अधिकांशतः बची रही और ये भारतीय सभ्यता के अगले चरण में पहुंच गई, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पता करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, सिंधु, हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा वासियों ने कुशल जल प्रबंधन, विविध शिल्पों और सक्रिय व्यापार के साथ सुनियोजित नगरों का निर्माण किया। उपजाऊ कृषि से नगरों को विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त हुई। इस सभ्यता का जलवायु संबंधी और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण अंततः ह्रास हो गया। लोग ग्रामीण जीवन शैली की ओर लौट गए। प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं। 1.
इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यता के अनेक नाम क्यों हैं? इनके महत्व पर चर्चा कीजिए। 2. सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियों का सार देते हुए संक्षिप्त रिपोर्ट 150 से 200 शब्दों में लिखिए। 3. कल्पना कीजिए कि आपको हड़प्पा से कालीबंगा तक यात्रा करनी है। आपके पास विभिन्न विकल्प क्या हैं? क्या आप प्रत्येक विकल्प में लगने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं? 4. कल्पना कीजिए कि यदि हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला को हम आज के भारत के सामान्य रसोई घर में ले आते हैं, तो उन्हें सबसे बड़े 4 या 5 आश्चर्य क्या लगेंगे? पृष्ठ 104। 5. इस अध्याय के सभी चित्रों पर दृष्टि डालते हुए उन आभूषणों, हाव भावों, वस्तुओं की सूची बनाइए जो अभी भी 21वीं शताब्दी में परिचित प्रतीत होती हैं। 6. धौलावीरा के जलाशयों की प्रणाली क्या सोच प्रतिबिंबित करती है? 7. मोहनजोदड़ो में ईंटों से निर्मित 700 कुओं की गणना की गई है। ऐसा लगता है कि उनका नियमित रूप से रख-रखाव किया जाता रहा और अनेक शताब्दियों तक उनका उपयोग किया जाता रहा। निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। 8. सामान्यतः ये कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। इस कथन के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या आप इससे सहमत हैं? वर्तमान भारत के महानगरों के नागरिकों के साथ इसकी तुलना कीजिए। यहाँ अध्याय 6 समाप्त हुआ। समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की ये ध्वनि पाठ्यपुस्तक। वाचन स्वर ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग कुसुमलता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।